Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will explain the clinical and radiographic assessment of impacted third molar teeth. The most important thing for the third molar surgery is the planning for the surgery. तो सबसे पहले जो है आपने प्लानिंग करनी है एंड दिस प्लानिंग इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री, clinical examination and radiographic assessment. इस हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रेडियोग्राफिक असेसमेंट में आपको क्या है, आपने आइडेंटिफाई करनी है डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द थर्ड मोलर सर्जरी इन द पेशेंट. अब जब इनको आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर इसके लिए आपने प्लानिंग करनी है कि आपने इन डिफिकल्टीज को कैसे ओवरकम करना है ड्यूरिंग सर्जरी. क्या लोकल एनेस्थीसिया पे मैंने सर्जरी करनी है या जनरल एनेस्थीसिया पे सर्जरी करनी है या और कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए ताकि पहले से आप अच्छी तरह तैयारी करें. ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है. लेकिन हम अक्सर जो है वो इसको इग्नोर करते हैं, हम कोई प्लानिंग नहीं करते, डायरेक्टली पेशेंट को बिठा देते हैं. थोड़ी सी हमने डायग्नोसिस की होती है कि मीजियो एंगुलर है, डिस्टो एंगुलर है, और फिर हम सर्जरी शुरू कर देते हैं. तो आपने थरोली जो है वो पेशेंट को देखना है. हिस्ट्री, क्लिनिकल और रेडियोग्राफिक असेसमेंट के बाद प्लानिंग ज़रूर करनी है कि मैंने कैसे क्या पहला स्टेप लेना है, क्या दूसरा स्टेप लेना है, क्या तीसरा स्टेप लेना है. ये सारी चीज़ें आपने पहले से प्लानिंग में शामिल करनी है. अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल असेसमेंट में. क्लिनिकल असेसमेंट में देखें, आपने पेशेंट की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसको एड्रेस करना है, पेशेंट की एज को देखना है, ठीक है. दूसरा, कंप्लीट हिस्ट्री जो ऐसे हम आप भी कह चुके हैं वो आपने लेनी ही लेनी है. जनरल हेल्थ पेशेंट की देखें. दूसरा, टेम्परामेंट और एटीट्यूड जो है, टेम्परामेंट और एटीट्यूड जो है ये सोशल बिहेवियर के साथ ताल्लुक रखते हैं पेशेंट के, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने इस वक्त हम इस पे डिटेल में बात नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको खुद समझने की कोशिश करें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. दूसरा, अगर पेशेंट का कोई पास्ट एक्सपीरियंस सर्जरी का है तो वो उसके साथ आप शेयर करें, ठीक है ना. तो ये जो सारा आपको दिखाया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस स्लाइड को आपने इग्नोर नहीं करना प्रैक्टिकल जब आप सर्जरी करें, ठीक है. अच्छा, आपने जो एग्जामिनेशन करना है वो प्रॉपर तरीके से एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन करें, इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन करें, और फिर रेडियोग्राफ्स जो आपने उसको एडवाइस करने हैं पेशेंट को वो भी आपने एडवाइस करने हैं, और फिर उनको उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है, ठीक है. अच्छा, हमने कौन से पॉइंट्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखने हैं, ठीक है. देखना है उसका माउथ. बास पेशेंट होते हैं जिनका माउथ साइज जो है वो छोटा होता है, ठीक है, माउथ. तो इस वजह से डिफिकल्टी हो सकती है सर्जरी में, उसको आपको पहले से आइडेंटिफिकेशन हो, ठीक है. रिट्रूडेड मैंडेबल यानी स्मॉल जा, ठीक है ना, जा छोटा सा हो, ठीक है ना. उसके बाद ये है कि लिमिटेड जा ओपनिंग हो, ठीक है ना. जैसे वो लिमिटेड माउथ ओपनिंग, देखें स्मॉल माउथ और लिमिटेड जा ओपनिंग दोनों में फर्क है, ठीक है ना. और रिट्रूडेड मैंडेबल का मतलब होता है कि अंदर तक की तरफ किया हुआ है, ठीक है ना. रिट्रूडेड वो भी तकरीबन स्मॉल या छोटा ही होता है, ठीक है. उसके बाद टीएमजे को चेक करें. टीएमजे को जरूर चेक करें. अगर उसको डिसफंक्शन है कोई, उसका टीएमजे मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम है, कोई पेन है, क्योंकि जब आप सर्जरी करेंगे पेशेंट को पेन होगा, पेशेंट अपना माउथ खोल नहीं सकेगा, आपको डिफिकल्टी होगी. इस पॉइंट को आपने हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई करना है ताकि देखें अगर ऐसी बात है पेशेंट मुंह को नहीं खोल सकता, उसको पेन होता है, गो फॉर अ जनरल एनेस्थीसिया, यानी आप एक्सट्रैक्शन जीए पे करें, ठीक है ना. उसके बाद बास पेशेंट होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. जब आप उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन उनका करते हैं तो इवन मिरर को टच करने से वो पूरा जंप लगाते हैं, इनको गेगिंग फील होती है. तो ऐसे पेशेंट को भी आपने आइडेंटिफाई करना है. तो दे आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द थर्ड मोलर सर्जरी अंडर जीए. दूसरा, एक्सटर्नल अब्लिक रिज को क्लिनिकली एग्जामिन करना है. रेडियोग्राफिकली भी देख सकते हैं लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें. जितनी एक्सटर्नल अब्लिक रिज थिक होगी इतनी अपनी आप वो बोन आपको प्रॉब्लम देगी, बोन आपको ज्यादा काटनी पड़ेगी ताकि आपको पहले से पता हो.
दूसरा सेकंड मोलर की स्टेट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें देखें कि उसमें कोई क्राउन है या फिलिंग हुई हुई है, क्योंकि आप जब एलिवेटर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो क्राउन डिसलाज हो सकता है, फीलिंग डिसलाज हो सकती है और पेशेंट इनहेल भी कर सकते हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। दूसरा, चीक की फ्लेक्सिबिलिटी को देखना है। फॉर एग्जांपल सब म्यूकोस फाइब्रोसिस है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, पेशेंट जो है वो प्रॉपर माउथ ओपनिंग नहीं कर सकेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, टंग को देखना है कि अगर टंग का साइज लार्ज है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इसको मैनेजमेंट में ड्यूरिंग सर्जरी जो है इसको रिट्रैक्ट करने में, ठीक है ना, विजुअली क्या करें कि आपको आपकी जो विजिबिलिटी है उसको ये डिस्टर्ब कर सकती है, तो आपको पहले से पता हो कि आपने फिर इसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और फ्लेबी टिश्यू हो सकता है अराउंड द थर्ड मोलर, ठीक है। अब रेडियोग्राफिक असेसमेंट में आ जाते हैं। तो रेडियोग्राफिक असेसमेंट में हमने कौन कौन से रेडियोग्राफ एडवाइस करने, एक पेरिएपिकल है, एक ओपीजी है, ठीक है। 25% इनलार्जमेंट इसलिए लिखा गया है कि इसमें जो इमेज आपको आएगा वो नॉर्मल से 25% इनलार्ज होता है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आप सीबीसीटी भी कर सकते हैं, ठीक है। आखिर में स्लाइड हम आपको दिखाएंगे जिसमें सीबीसीटी हो जानी चाहिए थी। Now, what will you see on radiographic examination? एक आप पोजीशन ऑफ टूथ देखेंगे, दूसरा आप रूट पैटर्न देखेंगे, ठीक है, तीसरी शेप ऑफ क्राउन देखेंगे, चौथा जो है टेक्सचर ऑफ इन्वेस्टिंग बोन देखेंगे, आखिर में हम अदर फैक्टर्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पोजीशन ऑफ टूथ में आप क्या देखेंगे, आप सब जानते हैं कि टूथ जो है वो लॉन्ग एक्सेस या एंगुलेशन के लिहाज से हम मीजो एंगुलर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डिस्टो एंगुलर होता है। तो ये बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसको आपने देखना है। तो ये देखें हमारे पास ये मीजो एंगुलर है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, ये जो है वो है वर्टिकल है और ये डिस्टो एंगुलर है, ठीक है। तो इसको आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन पे। पोजीशन ऑफ टूथ को जरा देख लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ टूथ जो है यही कंटिन्यू है, ठीक है। हमने पहले क्या देखा, लॉन्ग एक्सेस के लिहाज से देखा, ठीक है। तो लॉन्ग एक्सेस के लिहाज से हमने क्या देखा कि उसकी जो मीजो एंगुलर था, डिस्टो एंगुलर था, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल था, वो चीजें देखी। अब हमने इसका लिंगुअल और बकल टिल्ट देखना है। लिंगुअल और बकल टिल्ट यानी ट्रांसवर्स पोजीशन में ये कैसे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये कैसे पड़ा हुआ है ट्रांसवर्स पोजीशन में, यानी इसका क्राउन जो है वो लिंगुअल साइड पे है या बकल साइड पे है। अभी आपको शायद समझ आ रही हो। तो अगर जो है वो लिंगुअल साइड पे होगा, ठीक है ना, तो उसका जो क्राउन होगा वो शार्पली डिफाइंड और रेडियो ओपेक होगा, ठीक है। और बक्कल अगर टिल्ट होगा यानी उसकी रूट्स जो है वो क्या है, लिंगुअल साइड पे होंगे, उसका क्राउन जो है वो बक्कल साइड पे होगा। बक्कल टिल्ट का मतलब क्राउन जो है वो बक्कल साइड पे और रूट्स जो है वो किधर होंगी, लिंगुअल साइड पे होंगी। तो ऐसे में उसका जो क्राउन होगा ना वो हमें प्रोमिनेंट नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा, अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है ना। देखिए एक रेडियोग्राफ है, इसके बाद डायग्राम है। इस रेडियोग्राफ में आप देखें तो आपको ये रेडियो ओपेक नजर आ रहा है, ठीक है ना, रेडियो ओपेक नजर आ रहा है, यानी बड़ा क्लियरली नजर आया। और साइड पे आपको फॉलिकल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसका जो अपना फॉलिकल है वो भी दिखाई दे रहा है। आप यहाँ इस तस्वीर को समझें, तस्वीर को देखें कि ये देखें कि इस तस्वीर में इस तरफ ये हमारे पास कोन है, ठीक है, और ये क्या है, एक्सरे इस तरफ से हम कर रहे हैं, ये हमारे पास बक्कल साइड है, ठीक है। ये जो फिल्म पड़ी है ये फिल्म हमेशा होती है लिंगुअल साइड ऑफ द टीथ पे, ठीक हो गया, ये लिंगुअल साइड पे ये टूथ है। अब जब ये रे यहाँ से गुजरेगी तो रेडियोग्राफिक प्रिंसिपल ये है कि द स्ट्रक्चर या द पार्ट जो है दैट इज क्लोजर टू द फिल्म, ठीक है, दैट विल बी मोर प्रोमिनेंट ऑन द फिल्म एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर और द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज अवे फ्रॉम द फिल्म। तो देखें रूट्स अवे हैं, क्राउन इसके क्लोजर है। तो जब अगर ये वाला जो क्राउन है ये लिंगुअल साइड पे होगा तो जो रिजल्टेंट रेडियोग्राफ होगा हमारे पास उसके ऊपर ये जो क्राउन होगा ये हमारे पास रेडियो ओपेक ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा प्रोमिनेंट होगा बिकॉज इट इज क्लोजर टू द फिल्म।
इसके फीचर्स भी ज्यादा प्रोमिनेंट आएंगे, जबकि ये रूट्स के फीचर हमारे पास कम आएंगे। इस प्रिंसिपल को एक और तरीके से समझते हैं। ये देखें, ये पीए जा दिखाया गया है, ठीक है, ये फिल्म है, ठीक है, ये रेडियोग्राफ है, ठीक है। अब देखें, जब सेंट्रल रे जाती है, हिट करती है, तो रेमस के क्रॉस गुजरती है, ठीक है। तो इस सेंट्रल रे की वजह से इधर पिक्चर कौन सी आएगी, ये वाला एरिया आएगा, जबकि ये वर्टेब्रा से भी गुजर रही है, लेकिन स्ट्रक्चर्स ये वाली जो सेंट्रल रे के करीब ये वाली जो स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास मैंडिबल आ रहा है, पीए जा है, तो ये क्लोजर है टू द फिल्म, तो इस फिल्म पे हमें ज्यादा क्लियर नजर आएगा एज कम्पेयर टू द वर्टेब्रास। देखें, ये वर्टेब्रास से भी सेंट्रल रे गुजर रही है बस, but this vertebras are these structures, these bones, these are away from the film। तो क्या प्रिंसिपल हुआ रेडियोग्राफिक उसका इमेज का, कि जो स्ट्रक्चर्स फिल्म के करीब हैं वो ज्यादा क्लियर दिखाई देंगी बनिस्बत उसके कि जो अवे हैं, ठीक है ना। अब इसको देखें, तो ये देखें आपका वो जो वर्टेब्रास हैं वो पीछे नजर आ रहे हैं इस जगह पे, लेकिन वो क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिल्म के करीब जो है वो आपका मैंडेबल वाला एरिया है, ठीक है। इस प्रिंसिपल को समझ गए ना, कि जो करीब होगा वो ज्यादा क्लियर नजर आएगा, ठीक है। अब वापस अपनी पिक्चर पे चले जाते हैं जो पहले हमने शुरू किया, वही प्रिंसिपल रिपीट करते हैं। यहाँ से जब ये एक्स रे जाएगी, ठीक है, तो ये इस टुथ में से गुजरेगी, तो टुथ का वो पोर्शन यानी क्राउन दैट इज नियर टू द फिल्म, तो ठीक है, ये मोर प्रोमिनेंट होगा। तो देखें यहाँ पे इसी 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 को देख लें कि यहाँ ये बकल साइड है, ये देखें इस तस्वीर को वापस, ये देखें बकल साइड पे पड़ी है, इस पिक्चर को इसके साथ कोरिलेट करें। देखें ये कौन है एक्सरे की, ये जो फिल्म अंदर डाली गई है दैट इज ऑन द लिंगुअल साइड। तो यहाँ से ये एक्सरे फिल्म जाती है, ठीक है ना, और ये कहाँ से गुजरती है, टुथ से गुजरती है और फिर फिल्म की तरफ जाती है। एक्सरे फिल्म जाती है, ठीक है ना, टुथ से गुजरती है और फिर फिल्म की तरफ जाती है, ठीक है। बक्कल साइड पे है, टुथ से गुजरेगी और फिल्म की तरफ, और फिल्म की तरफ जाएगी, ठीक हो गया। तो अब जो है ये रिजल्टेंट इस पेशेंट की पिक्चर है, ठीक है, जबकि हम दूसरे उसमें डिस्कशन कर रहे हैं। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद ये था कि ताकि आपको समझ आए कि बक्कल साइड से ये कौन कैसे टीथ से क्रॉस करके, और फिल्म जो है वो हमारे पास क्या है, लिंगुअल साइड पे है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है दूसरा है, ठीक है ना। देखिए ना, पहला तो हमारे पास ये हो गया ना, कि हमने ये देखा कि हमारे पास जो है ये क्या है, दिट इज ऑन द लिंगुअल साइड, ये मोर प्रोमिनेंट है, ठीक है, मोर प्रोमिनेंट है, ठीक है, बिकॉज दिस क्राउन इज क्लोजर टू द फिल्म, ठीक है ना, क्लोजर टू द फिल्म था, ये देखें क्लोजर टू द फिल्म था, तो इस वजह से ये क्या है हमारे पास ज्यादा प्रोमिनेंट हमें दिखाई दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आ, दूसरी सिचुएशन में हमारे पास ये दूसरा है। अब इधर देखें, क्राउन उस तरह रेडियो ओपेक नजर नहीं आ रहा और इसकी रूट्स भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। तो अब जो है ना, ये हम नहीं कह सकते कि ये लिंगुअल साइड पे है, क्यों, क्राउन हमारे पास ज्यादा क्लियर नहीं है। अब इसमें ऐसे होगा कि देखें, ये एक्सरे फिल्म है, क्राउन जो है दैट इज टुवर्ड्स द बक्कल साइड, रूट इज टुवर्ड्स द लिंगुअल साइड। तो जब यहाँ से उसी प्रिंसिपल के मुताबिक एक्सरे रेज गुजरेंगी, सेंट्रल रे क्राउन से गुजरेगी, फिर रूट्स के पास जाएगी, तो रूट्स जो हैं वो क्या है, देट आर क्लोजर टू द फिल्म एंड दिस क्राउन इज अवे फ्रॉम द फिल्म। तो क्या है, क्राउन नजर तो आएगा, ठीक है, ज्यादा नजर आएगा क्योंकि ये इससे बड़ा है साइज में रूट से, लेकिन जो है वो उस तरह रेडियो ओपेक नहीं होगा जैसे पहले था, ठीक है ना, उस तरह रेडियो ओपेक नहीं है, रूट्स भी नजर आ रही है, क्राउन भी नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि क्राउन बड़ा है इस वजह से कुछ ना कुछ उसका शेडो पड़ रहा है, लेकिन उस तरह रेडियो ओपेक या क्लियर नहीं है जो कि पिछली पिक्चर में था, ठीक है। तो अच्छा, अब हम आ जाएंगे रूट पैटर्न की तरफ, ठीक है ना। रूट पैटर्न हमारी क्या हेल्प करेगा, रूट पैटर्न ये हमें गाइड करेगा लाइन ऑफ विड्रावल ऑफ टूथ, ठीक है ना, कि हमारे पास जो है वो रूट्स जो हैं कन्वर्जेंट हैं, डाइवर्जेंट्स हैं, तो हमें बताएंगे कि हमें एलिवेटर कैसे अप्लाई करना है, किस डायरेक्शन में हमने टूथ को निकालना है, ठीक है। और हमें इसीलिए इसी रूट के पैटर्न से ही हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता चलेगा। अच्छा,
ये भी हमें पता चलेगा कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमने क्राउन को रूट से क्या है सेपरेटली रिमूव करना है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली कट लगाना है, वर्टिकल कट लगाना है, कैसे लगाना है ये हमें रूट पैटर्न ही क्या करेगा, गाइड करेगा। अच्छा, आपने देखना है नंबर ऑफ रूट्स कितनी है, ठीक है। उसके बाद रूट की मॉर्फोलॉजी को देखना है। उसके बाद हाइपरसेमेंटोसिस देखनी है कि है कि नहीं है। अच्छा, ब्लंट राउंडेड एंड ऑफ रूट एपेक्स है, ठीक है। ये जैसे हमने कहा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो राउंड भी हो सकती हैं, ठीक है। ये जाहिरन ये फैक्टर्स बड़े छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन सर्जरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने इनको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। रिलेशन देखें, रूट्स की रिलेशन देखें, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्पेशली आईडी नर्व के साथ, आईडी नर्व के साथ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, शेप ऑफ क्राउन देखना है कि छोटा क्राउन है, बड़ा क्राउन है। जितना बड़ा क्राउन होगा उतना आपको डिफिकल्टी ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा ये है कि सेकंड मोलर को भी आपने देखना है उस क्राउन को, कि आया वो जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, क्राउन बड़ा है और सेकंड मोलर उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो फिर आपने क्या करना होगा, क्राउन को सेक्शन करना होगा, ठीक है ना। अच्छा, इन्वेस्टिंग जो बोन है, टेक्सचर है, इसको हम पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप उसको देख लें। अच्छा, अदर फैक्टर्स पे आ जाते हैं। अदर फैक्टर्स में जो है इंक्लिनेशन ऑफ रेडियो ओपेक लाइन कास्ट बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज। एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि आपको क्लिनिकली एग्जामिनेशन में बड़ी क्लियर दिखाई देती है, उसमें आपने उसको देखना है। जितनी थिक होगी उतना ही आपको बोन रिमूवल ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ये शेडो अपना देती है, उसको भी देख देते हैं। रेडियोग्राफ में देखें, हम आपको शेडो इस तरह देगी, ठीक है। वेल डिवेलप होगी तो आपको इस तरह का शेडो देगी ताकि आपको पता हो। हम आपको जो है ना साथ ही इस एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज के जो आपको शेडो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ देखें, ये वाला शेडो जो है ना ये एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज का है, और इसमें भी ये एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज का शेडो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको इंटरनल ऑब्लिक रिज का भी दिखा देते हैं। देखें, ये शेडो इंटरनल ऑब्लिक रिज का है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये इंटरनल ऑब्लिक रिज का है, ठीक है ना। एक्सटर्नल ऑब्लिक का रिज का जो शेडो होता है वो ऊपर होता है, ठीक है, ये देखें ऊपर है। और इंटरनल ऑब्लिक रिज का जो शेडो है वो क्या है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है, ताकि आपको एग्जामिनर भी कंफ्यूज ना करे और आप क्लिनिकली जब काम कर रहे हो तो भी आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेप्थ ऑफ इम्पेक्टेड टूथ देखनी होगी आपने, ठीक है। फॉलिकल का साइज देखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी कहा है कि नॉर्मल साइज जो है वो अप टू 3 मिलीमीटर कंसिडर करते हैं, और आपकी बुक कहती है कि 3 मिलीमीटर से ज्यादा होगा तो यू सस्पेक्ट द डेंटिजरस सिस्ट, ठीक है, फिर उसको मॉनिटर करना होता है। विड्थ ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट स्पेस है, ये देखना बड़ा जरूरी है। जितना ज्यादा विड्थ होगी उतना इजी होगा आपको टूथ को रिमूव करना, जितना छोटा होगा उतना आपको यानी क्या है कि डिफिकल्ट होगा। दूसरा जो टूथ का आपने रिलेशनशिप देखनी है नर्व्स के साथ, स्पेशली आईडी नर्व के साथ, ठीक है ना। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ पैथोलॉजी देखनी है, सिस्ट ट्यूमर वगैरह तो एसोसिएटेड नहीं है। पोजीशन ऑफ सेकंड मोलर देखनी है। पोजीशन ऑफ आईडी केनाल जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप देखें आईडी केनाल जो है वो 3 पोजीशंस पे आपको मिल सकती है, ठीक है ना। एक क्या है, सेपरेट है, बिल्कुल देखें ये सेपरेट है, ठीक है, यहाँ पे भी दिखाया गया है, ठीक है, सेपरेट है। ये आईडी नर से लग तो एक्सरे में ऐसे ही ला रहा होगा, शेडो वैसे ही आएगा, ठीक है ना, शेडो ऐसे ही आएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ देखें इसमें शेडो ऐसे आ रहा है जैसे नर्व के अंदर है, इधर भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये दूसरा ग्रूव्ड है, पहले इससे इधर देख लें, पहले सेपरेट, दूसरा ग्रूव्ड, तीसरा परफोरेटेड। ग्रूव्ड में ये हल्का सा ग्रूव ऐसे करता है, ठीक है ना। और परफोरेटेड में क्या होता है कि ये बिल्कुल ऐसे उसके दरमियान में वो जगह सी बनाता है, और उसके दरमियान में से टुथ के दरमियान में से दो रूट्स हो जाती हैं, और उसके दरमियान में से ऐसे पास होती है आईडी नर्व, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज को आप नॉर्मल रेडियोग्राफ में आपको ये ऐसे नजर आएगा, नहीं ओपीजी में आपको इस तरह दिखाई देगा, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि ये सेपरेटेड है, ग्रूव्ड है, परफोरेटेड है। ये वो स्टेज होती है कि जब आपको ऐसे दिखाई दे तो यू गो फॉर द सीबीसीटी। सीबीसीटी में आपको वो सही बताएगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है आईडी की, ठीक है,
वो टूथ के साथ कैसी है। यहाँ देखें इन्फीरियर डेंटल नर्व यहाँ से गुजर रही है, ये उसकी टूथ की रूट्स हैं विजडम की, ठीक है, आपको दिखाई दे रही है, इसके क्लोज है, आपको क्लोज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है वो सेपरेट हैं, ग्रूव्ड हैं या परफोरेटेड हैं, इसका पता नहीं चल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखें इसके बिल्कुल क्लोज जा रही हैं आईडी के लिए। तो आपने फिर क्या करना है कि अगर इसको कंफर्म करना है तो आपने सीबीसीटी करना है, ठीक है। ये देखें, ये दूसरी पिक्चर है, ठीक है, रेडियोग्राफिक पिक्चर आपको दिखाते हैं पहले। तो देखें, रेडियोग्राफिक व्यू ऑफ मैंडिबुलर थर्ड मोलर दैट सजेस्ट प्रॉक्सिमिटी टू द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है इसी तरह, ठीक है। और फिर आपकी बुक आगे ये कहती है कि होल थ्रू द रूट्स ऑफ द थर्ड मोलर सीन इन द रेडियोग्राफ आफ्टर रिमूवल, ठीक है ना। ड्यूरिंग रिमूवल क्या हुआ, द इंफीरियर एल्वियोलर न्यूरोवास्कुलर बंडल वाज सीवियर्ड। इसका मतलब ये है कि जब ये टूथ रिमूव किया गया तो उस वक्त जो है क्या था, उस जिस वक्त ये रिमूव किया गया तो उस वक्त जो है ना ये नर्व भी इसके साथ रिमूव हो गई, यानी सीवियर्ड हो गई, इंजर्ड हो गई कंप्लीटली, यानी न्यूरोटेमेसिस हो गया, ठीक है ना। अगर इसका सीबीसीटी हुआ होता, ये मेरी अपनी पर्सनल सजेशन है, सीबीसीटी हुआ होता, ठीक है, तो फिर आप इसकी प्लानिंग कर सकते, ठीक है, फिर इसकी आप प्लानिंग कर सकते, तो पॉसिबिलिटी थी इसके, और ऑप्शंस थे, पॉसिबिलिटी थी कि इसको आप नर्व को किसी हद तक शायद बचा सकते थे, ठीक है। तो ये वो स्टेज होती है जो हमने कहा ना, ये वो जो हमने तीसरी क्लासिफिकेशन की थी यहाँ पे, परफोरेटेड वाली यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये परफोरेटेड वाली जो ग्रूव आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा ना, तो ये देखिए यहाँ क्लिनिकल पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो ग्रूव्ड है, ये इस ऐसी सिचुएशन में आपने सीबीसीटी करनी है, ठीक है। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।